पूरी दुनिया एक रंगमंच है और सारे पुरुष और महिलाएं सिर्फ एक खिलाड़ी हैं और उनके पास उनकी निकास और प्रवेश द्वार है और हर एक मनुष्य अपने समय में कई भाग खेलता है। नमस्कार दर्शकों, बिहार थिएटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है और मैं हूं आकांक्षा। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर एपिसोड में आपके समक्ष हमारे मेहमान से बातचीत करते हैं और हमारे जो मेहमान होते हैं वो कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े होते हैं और हमारे जो मेहमान हैं वो अपने अपने विचार, भाव रंगमंच के प्रति हम सबके साथ साझा करते हैं। तो दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कला प्रेमी इंसान से कराने जा रहे हैं जिन्होंने रंगमंच में अपनी एक अलग ही छवि बनाई है। जी हाँ दर्शकों, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनकी काबिलियत को देखते हुए रंगमंच में उनकी अहम भूमिका की वजह से उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं रंगमंच के जाने माने हस्ती रवि भूषण कुमार जी के बारे में और रंगमंच में लोग इन्हें रवि मुकुल के नाम से भी जानते हैं। दर्शकों, ये एक डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और किलकारी से जुड़े हुए हैं। किलकारी में छोटे छोटे बच्चों को प्रशिक्षण भी देते हैं और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो रवि भूषण कुमार जी के पर्सनालिटी से जुड़ी हुई है। तो दर्शकों, आइए हम इनका स्वागत करते हैं। रवि मुकुल जी, आपका हमारे कार्यक्रम बिहार थिएटर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रवि भूषण जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि रंगमंच में अपना करियर बनाना बहुत ही रिस्की माना जाता है। लोग ऐसा कहते हैं कि रंगमंच में कोई फ्यूचर नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी आप हमारे सामने एक रंगकर्मी के रूप में खड़े हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से आपका जो रुझान है वो रंगमंच के प्रति बढ़ा और आपने इसे एज अ करियर चूज़ किया। ये आपसे हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें चुनौती नहीं है। और आज स्थिति ये है कि हमारे युवा साथी जो कहते हैं कि रंगमंच में स्कोप नहीं है, आगे बढ़ने का ये नहीं है, तो चुनौती तो सभी जगह है। और जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से जॉब का क्राइसिस हो रहा है, जिस हिसाब से संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे हम जो मेहनत करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से संभावनाएं दिखती नहीं है। अगर डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की पढ़ाई होती है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, उसी तरह रंगमंच में एक बेहतर रंगकर्मी या निर्देशक या अच्छा राइटर, डायरेक्टर ये बनने के लिए उसमें भी पढ़ाई की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम पत्रिकाओं को नहीं पढ़ते हैं, हम अपने बड़े बड़े राइटर्स को नहीं पढ़ते हैं, हम किताबों से नहीं जुड़ते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ें, हम दूसरे की चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें सीखने को मिलती है, नए नए चीज़ को जानने का अवसर प्राप्त होता है और इन्हीं जानने सीखने में हमारे अंदर हमारी चीज़ों का विकास होता है और फिर हमारी सोच, हमारी जो अभिव्यक्ति हमारे कार्यों में दिखती है और फिर हमारे कार्य ही हमको एस्टेबल करता है, आगे बढ़ाने में सहायक होता है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो हमको अगर हम निरंतर इन जितनी भी चीज़ों को मैंने बोला है अगर हम करते हैं तो संभावनाएं बनती हैं। और मैं इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि मैंने भी इन सारी चीज़ों को पड़ताल किया, अभी भी करता हूँ, अभी भी लोगों से मिलता हूँ, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी भी देखता हूँ, दूसरे के नाटकों को देखने जाता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और फिर अपने कार्यों में उन सारी चीज़ों को लेने की कोशिश करता हूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है। और बेसिकली मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ,
तो वहाँ कल्पना शक्ति अपार कल्पना शक्ति है। तो उन बच्चों से भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। तो ये कहना गलत है कि रंगमंच में संभावनाएं नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, संभावनाएं हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम उसके ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं। हम 2-4 काम करते हैं, 5 काम करते हैं और संभावनाओं की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये गलत है। इसकी अपनी एक विधिवत पढ़ाई है और हमें सोचने की आवश्यकता है। अगर इस मार्ग पर चलते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर इंसान आगे बढ़ता है या फिर किसी के सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का हाथ ज़रूर होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो आज जो सक्सेस हासिल की है लाइफ में, तो इसके पीछे आपके फैमिली का जो सपोर्ट था वो कैसा था, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। मेरे फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा शुरुआत के दिनों से ही। उन्होंने मुझ पर कभी थोपने की कोशिश नहीं की कि तुमको यही करना है। उन्होंने मुझे एक स्वतंत्रता प्रदान की कि तुम जो करना चाहो वही बेहतर है और ये होना भी चाहिए। और वहीं से मुझे एक अवसर मिला नए नए चीज़ों को करने का। कभी ये मेरे पिताजी ने ये नहीं कहा कि तुमको डॉक्टर बनने जाना है या इंजीनियर बनने जाना है या सेना में जाना है या अन्य ये ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका एक ही था कि एक बेहतर इंसान बने, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और मेरे पिताजी मेरे इंस्पिरेशन हैं, मेरे आदर्श हैं और उसमें हमारे गुरुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे जीवन में रंगमंच को लेके एक नई समझ को विकसित की, नई समझ को दिया, जिसमें हमारे श्रद्धेय श्री कमलानंद विभूति, नित्यानंद गोकुल, ये लोग मधुबनी से, मंदानंद लाल जी, इंद्रभूषण रमन बम बम जो इप्टा से, इन लोगों का अच्छा खासा मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ा। फिर वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ों को लेने की कोशिश की और रंगमंच की प्रारंभिक पाठशाला जिसको कहा जाता है तो वो मुझे मधुबनी से ही प्राप्त हुआ। और मैं सभी जगह बेहतर करने की कोशिश करता रहा और बेहतर करते करते आज मैं यहाँ हूँ। तो गुरुओं का बहुत बड़ा अपना एक योगदान है। हमारे सतीश आनंद सर का विशेष योगदान है, क्योंकि जिस समय मैं ट्रेनिंग में था संगीत नाटक एकेडमी में, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया ट्रेनिंग को लेके कि ऐसे ऐसे चीज़ों को सीखा जाता है, ऐसे ऐसे किया जाता है, ऐसे ऐसे। तो उनका एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा मेरे जीवन में, अभी भी मिल रहा है। पटना रंगमंच में मुझे समय समय पर परवेज अख्तर सर, कुणाल सर, अभय सिन्हा जी, सुमन कुमार, ये हमारे जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, उनका हमेशा मुझे सानिध्य प्राप्त होता रहा और उनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखने के, उनके नाटक को देख के बहुत कुछ समझने का अवसर समय समय पर प्रदान होता रहता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रवि भूषण जी, आप एक कलाकार के साथ साथ एक कला गुरु भी हैं और आप खास करके छोटे बच्चों को प्रशिक्षण भी देते हैं और आपने बड़े लोगों के साथ भी काफ़ी काम किया है और प्रेजेंट में आप छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो आपके हिसाब से बड़ों को प्रशिक्षण देना और छोटों को प्रशिक्षण देना, कौन सा आपके हिसाब से ज़्यादा सहज और सरल है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रशिक्षण अपने आप में एक काफ़ी टफ शब्द है और जहाँ तक रही बड़ों की और बच्चों की बात, तो बच्चों को ट्रेनिंग देना थोड़ा सा टफ होता है, कठिन होता है, क्योंकि बच्चों के साथ काम करने के लिए आपके पास पेशेंस का होना बहुत मायने रखता है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर आप नहीं काम कर सकते हैं। वो काम के दरमियान शोर करते हैं, उनकी चंचलताएं अधिक होती हैं, उनको समेट के एक जगह रखना और उनसे चीज़ों को निकलवाना ये थोड़ा सा कठिन होता है। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस की आवश्यकता होती है, लेकिन बड़ों के साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती है।
उनको आप एक बार 2 दफ़े कहेंगे तो फिर वो कार्य करना स्टार्ट कर लेते हैं। यानी समझ की जो बात होती है बड़ों में अधिक होती है और बच्चों में कम होती है। बच्चों में चंचलता अधिक होती है और उनकी चंचलता से जब आप चीज़ों को निकालते हैं तो फिर वो समझना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों के साथ कार्य करना थोड़ा टफ है बनिस्बत बड़ों। आपके पास जो भी बच्चे सीखने के लिए आते हैं वो ना, उनको थिएटर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो बिल्कुल नए होते हैं। शौक़ तो उनका बहुत होता है बहुत कुछ जानने का, चूँकि वो परिचित नहीं होते हैं। तो इस सिचुएशन में आप उन बच्चों को किस तरह से ग्रूम करते हैं, कैसे प्रशिक्षण देते हैं, किन किन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं उन्हें प्रशिक्षण देने में, ये हम और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। आप इसे विस्तार में हमें बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। प्रक्रिया, आज मैं जो भी हूँ मैं अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से हूँ। हमारे यहाँ किलकारी में बच्चों के लिए समय समय पर बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है कि बच्चे कैसे सहजता से उसमें आएंगे, सीखेंगे। तो हमारे यहाँ जब भी कोई नए बच्चे आते हैं तो उनको एक विशेष प्रक्रिया से गुजारा जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी कलाओं की ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसमें पेंटिंग भी है, डांस भी है, लेखन भी है, संगीत भी है, थिएटर भी है, खेल भी है। तो बच्चों को 2 महीने का एक विशेष ट्रेनिंग होता है जिसमें वो बच्चे इन सारी विधाओं से गुजरते हैं और फिर बच्चे के मन की बात को टटोली जाती है कि तुम्हें कौन सा चीज़ बहुत बेहतर लगा। तो फिर कोई बच्चा बोलता है कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, कोई बच्चा बोलता है मुझे डांस पसंद है, कोई बच्चा बोलता है मुझे पेंटिंग पसंद है। इस हिसाब से बच्चे फिर विभक्त हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मैं अपने ट्रेनिंग में 3-4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखता हूँ और मेरा वो मंत्र भी है एक तरह से कि मैं बच्चों का ऑब्जर्वेशन पे काम करता हूँ, इमेजिनेशन पे काम करता हूँ, उनके इम्प्रोवाइजेशन पे काम करता हूँ, वो सोचते कैसे हैं इस पर काम करता हूँ और फिर 2-3 चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ों का सृजन कैसे होता है उस पे काम करता हूँ। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अमूमन प्रशिक्षण में होता है कि ट्रेनर बच्चे को, जो भी प्रशिक्षक होते हैं वो बच्चों को बताते हैं कि हाथ ऐसे उठेगा तो बच्चे भी हाथ ऐसे ही उठाते हैं। वो चलना कैसे है तो प्रशिक्षक उनको बताते हैं वो ऐसे चलना है और फिर इधर से टर्न लेना है और फिर देखना है। तो ये मैं नहीं करता हूँ। मैं उनको एक टॉपिक देता हूँ, एक सिचुएशन देता हूँ। हाँ बेटा, अगर ऐसे है तो इसको कैसे करेंगे और इससे क्या क्या चीज़ निकलेंगी। तो यहाँ सबसे सर्वप्रथम बच्चों का थिंकिंग शुरू होता है, उसका इमेजिनेशन शुरू होता है, उसका ऑब्जर्वेशन शुरू होता है और फिर वो उसको करने की कोशिश करता है। और फिर मैं उसको बताता हूँ ऐसे नहीं, ऐसे अगर कर सकते थे तो क्या हो सकता था। तो यहाँ से उस क्योंकि बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति बहुत होती है और उनमें नई नई चीज़ों का संचार हमेशा होते रहता है। वो और स्वाभाविकता, ये बच्चों का सबसे बड़ा हथियार है जो हम बड़ों में नहीं होता। हम उतने स्वाभाविक नहीं हो पाते, हम मैग्नेटिक हो जाते हैं काम करने टाइम में। लेकिन बच्चों में जो स्वाभाविकता है, जो चंचलता है, उनसे इन सारी चीज़ों को लेने की कोशिश करते हैं। उसके लिए जैसे मैं थिएटर का प्रशिक्षण देता हूँ तो मैं उनको पेंटिंग भी करवाता हूँ, मैं उनको डांस भी करवाता हूँ, मैं उनसे क्राफ्ट वर्क भी करवाता हूँ, मैं उनसे मार्शल आर्ट का भी काम लेता हूँ। यानी इवन कि मैं सारी चीज़ों, और एक चीज़ दूसरे चीज़ से कैसे रिलेट करेगी और दूसरा चीज़ से तीसरा चीज़ में वो कैसे जाएगा, तो उसका एक पूरी प्रक्रिया बनाता हूँ। जब ट्रेनिंग प्लान होता है, जब ये बच्चा अगर यहाँ है और उसको यहाँ पहुँचना है तो यहाँ से यहाँ पहुँचाने के दरमियान उसको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और वो समझ रहा है कि वो खेल रहा है। वो कभी वो कोई बच्चा पेंटिंग मुझे दिखाता है, देखिए ये मैंने किया है, कोई बच्चा अपना क्राफ्ट वर्क दिखाता है, तो मैं देखना चाहता हूँ ये तो आया है
एक्टिंग के लिए, लेकिन इसके अंदर पेंटिंग की बहुत सारी चीज़ें विद्यमान है जो ये बच्चा जान नहीं रहा है। मैं देखता हूँ कि इसके अंदर डांसिंग के स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, ये बच्चा गा बहुत अच्छा रहा है, ये बच्चा का क्राफ्ट बहुत अच्छा है। तो मेरे यहाँ से जो भी बच्चे निकलते हैं तो उसमें मालूम होता है शुरू वो सिर्फ अभिनेता ही नहीं है, वो बहुत अच्छा सेट डिज़ाइन भी कर रहा है, वो बहुत अच्छा मेकअप भी कर रहा है, वो बहुत अच्छा सीन को भी डिज़ाइन कर रहा है, वो बच्चा बहुत अच्छा लाइट डिज़ाइनिंग भी कर रहा है। तो ये अवसर उनके कार्यों से मैं उनके अवसर को तलाशते रहता हूँ। और मेरे जो भी नाटक होते हैं, अमूमन मैं अपने नाटकों में मेरे बैक स्टेज के जो भी बच्चे रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, वो मेरे बच्चे रहते हैं। लाइट भी मेरा बच्चा ही करता है, कैमरा भी करेगा तो मेरा ही बच्चा करेगा, मेकअप भी करता है तो मैं उन्हीं को अवसर देता हूँ। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को, और ये सारी प्रक्रियाएं हैं, तो इस प्रक्रिया से जो जो जैसे जैसे बच्चे गुजरते रहते हैं उनकी चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो मुझे मालूम होता है कि अगर एक बच्चा है तो उसके अंदर 5 चीज़ें हैं, किसी बच्चे के अंदर 6 चीज़ें हैं, किसी बच्चे के अंदर 7 चीज़ें हैं, किसी के अंदर 3 चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें बेहतर कैसे हो, ये दुनिया कैसे देखे, तो इसके लिए फिर काम होता है उनके साथ। और वो प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी ट्रेनिंग सेंटर के लिए अगर वो प्रक्रिया बेस्ड अगर ट्रेनिंग होती है तो वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है। और मेरे बच्चे ऐसे ही सीख रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। आप किलकारी के छोटे छोटे बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और दे भी रहे हैं, तो आपके द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश भर में नाम कमा रहे हैं। तो कैसा महसूस होता है कि आपके द्वारा प्रशिक्षण दिए गए बच्चे आज पूरे देश भर में नाम कमा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं किलकारी का, आपका कैसा महसूस होता है? ये हम और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि मेरे संस्थान में, मेरे किलकारी में ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, आज वो अपना नाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि आज वो अपने पिता के नाम से नहीं जाना जा रहा है, बच्चे के नाम से उस सोसाइटी में फलाने के पिताजी ये हैं, ऐसा ये सुनने को मिलता है। तो और खुशी होती है और डर भी होता है थोड़ा कि इसको वो कैसे संभाल के आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे इसको संभालते हैं। ये एक बहुत एक चिंता का विषय रहता है मेरे लिए, क्योंकि ये मीडिया लाइन है, मीडिया लाइन में ग्लैमर बहुत होता है, ग्लैमर। और मुझे डर एक चीज़ का होता है कि इस ग्लैमर के चकाचौंध में हम मेरे बच्चे भटक नहीं जाए, तो मैं उनको होल्ड करके रखता हूँ, पकड़ के रखता हूँ कि स्लिप ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए। इसीलिए मैं उनको हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, काम खत्म हो गया फिर अपनी दुनिया में वापस आ जाओ, अपनी जो तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारा जो भी सोसाइटी है, तुम जहाँ से भी रहते हो, और सम्मान सबका करो, चाहे छोटों का हो या बड़ों का हो, सम्मान सबका करो, इज्जत सबकी करो, अच्छे से बात करो। बहुत बड़े आदमी नहीं हो पाए इसका कभी मलाल मत करना। एक अच्छा इंसान अगर बन जाते हो और सोसाइटी में तुम्हारी अगर तुम्हारी पहचान है और लोग तुमको ये करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसको होल्ड कर कैसे रख सकते हो, इन सारी चीज़ों पर भी ये जो हम लोग कहते हैं नैतिकता का पाठ या मोरल की जो बात होती है, तो ये सब भी रहता है कि ये सारी चीज़ें उस बच्चे के अंदर बची रहे, वो उस चकाचौंध में खो ना जाए, इसका डर रहता है। और खुशी तो बच्चे, और कौन ऐसा गुरु होगा जो अगर उसके बच्चे बढ़ रहे हैं तो उसको तो खुशी होगी, और मुझे तो बहुत होती है। और दिन प्रतिदिन बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं, अभी भी निकले हैं, तो खुशी होती है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चूँकि आपने बहुत सारे नाटकों का निर्देशन किया है, तो आपके द्वारा निर्देशित नाटक जो आपका सबसे करीबी हो, पसंदीदा नाटक हो, जो आज भी आपके जहन में है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। नाटक तो मैंने अभी बहुत सारे नाटक किए,
लेकिन मेरे लिए सबसे मेरा महत्वपूर्ण नाटक मैं बिहार हूँ था। मैं बिहार हूँ नाटक को मैंने मंच पे नहीं किया था, मैं अपने किलकारी के पूरे बिल्डिंग पर किया था। मेरी किलकारी की बिल्डिंग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और मुझे याद है कि उसमें मैंने 160 बच्चे को यूज़ किया था और उस पूरे बिल्डिंग को मैंने मंच बना दिया था और बिल्डिंग के अगले भाग में पूरा ऑडियंस बैठा हुआ था और उस बिल्डिंग के अलग अलग जोन्स थे और जिधर से बच्चे एंट्री एग्जिट ले रहे थे, अपने संवादों को कर रहे थे। वो अद्भुत क्षण था मेरे लिए कि इतने बड़े बिल्डिंग पर इतना बड़ा ह्यूज प्रोडक्शन उसके बाद मैं नहीं कर पाया। और उसके बाद हमारा नाटक है बेबी डॉल था, उसके बाद नमस्कार जी नमस्कार था, तोतो चांद था। ये सारे नाटक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा टाई में इसको प्रदर्शित किए गए और इंडिया के अलग अलग भागों में इसका प्रदर्शन हुआ। असम में हुआ, दिल्ली में हुआ, कोलकाता में हुआ, केरल में हुआ, बहुत सारे जगहों पर इनकी प्रस्तुति हुई। लेकिन मेरे लिए मेरा मैं बिहार हूँ का वो शो अभी भी मैं जब सोचता हूँ उस बिल्डिंग के बारे में, जब सोचता हूँ मेरा ध्यान जाता है तो वैसी प्रस्तुति फिर मैं नहीं कर पाया जिसका मुझे मलाल है। और मैं अभी एक नए नाटक के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरा अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी है, गुरु शिष्य की परंपरा को लेके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। उसमें अभी मैं 150 बच्चों को लेके एक पूरा आश्रम है, लव कुश का प्रसंग है जिसको मैं अपने किलकारी के ग्राउंड वाले 90 फीट का वो स्टेज है जिसमें पूरा नेचुरल प्रकृति के बीच से उन सारी चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो मेरे लिए एक माइलस्टोनिंग अभी नाटक होगा, अभी मैं उसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो वो भी नाटक बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रंगमंच ने तो जीवन में आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी उपलब्धियाँ, बहुत सारे अचीवमेंट और सबसे बड़ी बात छोटे छोटे बच्चों को प्रशिक्षण देने का जो आपको सौभाग्य मिला है सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसा महसूस होता है इन सारी उपलब्धियों को याद करके, कैसा महसूस होता है आपको, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत खुशी होती है और एक आत्मसंतुष्टि का आभास होता है, आत्मसंतुष्टि मिल रही है। मैं जो काम कर रहा था, अगर आपका पैशन आपका अगर वो जॉब हो जाए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है। और मैं आज तक जो भी किया और मेरा ये मानना है कि दूसरे के लिए अपने लिए करते सब है, मेरी कोशिश है कि मैं दूसरों के लिए करूं। इसलिए मैं उन बच्चों के प्रति बहुत आकर्षित होता हूं, खास करके जो समाज से कटे हुए, मुख्य धारा से कटे हुए बच्चे रहते हैं, जो रिक्शा पुलर हैं, सफाई वाली के बच्चे होते हैं, जो सब्जी वाली के बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जिनको कोई नहीं जानता है, जिनकी कोई अपनी सोसाइटी में एक पहचान नहीं होती है, उन बच्चों से मेरा विशेष लगाव होता है कि अगर इस तरह के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल पोर्टल पे जाते हैं और कहीं ना कहीं मेरा भी ये अपना एक सपना था कि मैं भी एक बहुत अच्छा अभिनेता बनता, मैं भी पर्दे पे आता या इस तरह का। तो लेकिन इतनी सारी चुनौतियां थी और इतने सारी चीज़ें चल रही थी, तो लगा कि मैं तो वो काम वहाँ अपनी पहचान नहीं बना पाया। लेकिन मैं एक ऐसी रेखा खींचूंगा जिस पर मेरे बच्चे चलेंगे और पूरा हिंदुस्तान जानेगा, पूरा वर्ल्ड जानेगा। तो खुशी होती है उनके साथ काम करने से, उनके साथ जुड़ने से, उनके साथ बात करने से, उनके साथ खेलने से, उनके विचारों को जानने का अवसर प्राप्त होता है और ये मेरे लिए बहुत सुखद है। तो रवि भूषण जी, आपको देख कर के मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जीवन में कठिनाइयाँ आए तो उदास ना होना, जीवन में कठिनाइयाँ आए तो उदास ना होना, क्योंकि कहते हैं ना कि कठिन रोल अच्छे एक्टर्स और एक अच्छे इंसान को ही दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि भूषण जी, हमारे इस कार्यक्रम बिहार थिएटर से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। तो दर्शकों, अभी अभी हम बात कर रहे थे हमारे आज के ख़ास मेहमान रवि भूषण कुमार जी से।
आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी आज के हमारे इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला होगा और आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई उम्मीद, नए सोच और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। और हाँ, जाने से पहले हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है बिहार थिएटर द्वारा निदेशक, डीडी बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001 और हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, हमें आपके पत्रों और ईमेल का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।